तो मेजरमेंट के ऊपर कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं। पहले देखते हैं 28, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। तो जो पॉइंटर होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेटिंग टाइप का है, मतलब कुछ इस तरीके का है, तो उसमें एक पॉइंटर होगा, ये रीडिंग्स होंगी, तो किसी पे वो पॉइंट करेगा। जैसे कि ओडोमीटर होता है जो कि बाइक में स्पीड को बताता है, तो वो पॉइंटर कैसा होना चाहिए, काफ़ी लाइट होना चाहिए, तो उसका जो है कि वेरी लाइट होना चाहिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी पॉइंटर की। उसके बाद आता है पीएमएमसी, अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर। तो पीएमएमसी एमीटर हैज़ अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 99 ओम एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एफएसडी, करंट ऑफ 0.6 मिली एम्पेयर विथ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो ये तीन चीज़ें दी हैं, ठीक है। कॉइल रेजिस्टेंस दिया है हमें, जिसको आरसी बोल सकते हैं या आरएस बोल सकते हैं, वो हमारा है 99 ओम, जिसको हमने यहाँ आरएम बोला है। फिर आरएस हमारा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 0.6 मिली एम्पेयर, और आरएस जो है हमारा शंट रेजिस्टेंस वो 1 ओम है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। ये हमने आरएम लिखा, आरएस लिखा, आईएम लिखा, और फॉर्मूला होता है जो आरएस इक्वल टू आरएम अपॉन आई एम माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको बड़ा बड़ा मैं अगर लिखूँ तो आरएस इक्वल टू आरएम अपॉन आई एम माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसको यूज़ करके लिखना है। अब यहाँ पे इसमें क्या हो गया, आर एस 1 ओम, आर एम 99 ओम, आई एम 0.6 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से करंट हम निकाल सकते हैं, जो करंट हमसे पूछी है। यहाँ पे क्या पूछा, करंट थ्रू द मीटर एट 0.5 एफएसडी, करंट थ्रू द मीटर एट 0.5 फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.5 एफएसडी पे करंट कितनी होगी, तो 0.5 पे बाद में देखेंगे। तो पहले टोटल करंट निकालिए कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे करंट कितनी होनी चाहिए, तो 60 मिली एम्पेयर होनी चाहिए, और 0.5 मतलब उसकी आधी, तो ये कितना हो गया 0.3 मिली एम्पेयर। 0.5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये शुरू में यहाँ पे ये हमारा 0.6 मिली एम्पेयर आ रहा है, ओके, तभी इसको यहाँ लिखा है। तो 0.5 इंटू 0.6 हमें 0.3 मिली एम्पेयर दे देगा, तो ये हमारा 0.3 आंसर आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुल मिला के ये हमारा फॉर्मूला ही मेन लग रहा है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। आर एस इक्वल टू आर एम अपॉन आई एम माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा लगना जरूरी है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ओके, बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। तो यहाँ पे उसने बात ही कर दी है कि किसकी, इंडिकेट की बात कर दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, तो इस वजह से सीधे से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये आता है 30 की, एक वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल डैश में होते हैं। तो एक वोल्ट मीटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल, और दोनों ही हमारे श्रेणी मतलब सीरीज में होते हैं। तो एक वोल्ट मीटर में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा मल्टीप्लायर और एक मीटर कॉइल, और दोनों हमारे सीरीज में होंगे। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसको कम डीसी की सही माप के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब कम डीसी की डीसी वैल्यू, लो डीसी वैल्यू की सही माप के लिए, ठीक है, मतलब मिली एम्पेयर मिली वोल्ट में काफ़ी छोटी वैल्यू के लिए। तो डीसी विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जब बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर जब हमें लो वैल्यू नापनी है तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, लो वैल्यू के लिए, लो वैल्यूज़ के लिए। तो ये यहाँ पे हिंट बना के रखेंगे, पोटेंशियोमीटर लो वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद 30 तो हो ही गया कि एक वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल सीरीज में होते हैं। उसके बाद मूल रूप से विभव मापी उपकरण किसके लिए होते हैं, तो विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो किसके लिए यूज होते हैं, दो वोल्टेज की तुलना करने के लिए, ठीक है, टू कंपेयर V1, ठीक है, V1 और V2 दो वोल्टेज हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट कि इस वाले क्वेश्चन में जब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होती है, और इसको अलग से भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम वोल्ट मीटर को किस सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, मतलब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज नापता है, तो उसकी सीरीज में। और अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो एमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों है, अगर जैसे एक करंट सोर्स है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इससे करंट जा रही है, अगर इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे करंट तो सेम जाएगी सीरीज में, तो हमें कुछ नई चीज़ बनानी है, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है, इस वजह से हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके। तो जैसे करंट सीरीज में सेम रहती है तो एमीटर के संग पैरेलल में, इससे याद रखेंगे उल्टा होता है, ओके। और जब हमारा वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है तो वोल्टेज के संग सीरीज में, और वोल्टेज के संग हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, और करंट मतलब एमीटर के संग हम लो रेजिस्टेंस वैल्यू लगाते हैं। देखो एमीटर के संग लो रेजिस्टेंस वैल्यू, इसके संग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, और सीरीज पैरेलल समझ में आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमीटर जो होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो एक सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एक एमीटर जो होता है वो हमारा एक सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे और डिटेल में है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वही प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि गैल्वेनोमीटर, ओके। उसके बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे कैसे होगा, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, 3 तरीके के। सेकेंडरी के 3 टाइप हो गए, 1, 2 और 3। जैसे कि हमारा इंडिकेटिंग में कौन कौन आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, पावर फैक्टर, ओम मीटर, वॉट मीटर, ये सारे हो गए। और इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर जो हो गया हमारा वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो घरों में लगता है। और शक्ति केंद्रों द्वारा, ठीक है, ये अलग अलग, वो रिकॉर्डिंग हो गया। तो जो हमारा प्राइमरी होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो गैल्वेनोमीटर होता है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये सब हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। ऊपर यही चीज़ें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बात करते हैं 32 की। एक दर्शाने वाले मतलब इंडिकेटिंग उपकरण का सूचक कैसा होता है, ठीक है। ये ऊपर आ चुका है कि बहुत हल्का होना चाहिए, उसका पॉइंटर बहुत हल्का होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं 34 को। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हमने पहले ही देख लिया कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में हमें एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, तो यही यहाँ पे आंसर दिया है, ओके। हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया है, बीएसएनएल टेक्निकल असिस्टेंट में आया है और बेल में आया है, ओके। उसके बाद पहले देखते हैं 35 कि इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग, अगर ओवर डैम्पिंग हो जाती है, ओवर डैम्पिंग, हमने ज़्यादा डैम्पिंग कर दी, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा और लिथर्जिक हो जाएगा। लिथर्जिक भी वही सुस्त टाइप का शब्द है, तो स्लो और लिथर्जिक हो जाएगा ओवर डैम्पिंग में हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर हमने ओवर डैम्पिंग कर दी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये कम डैम्पिंग वाला है, तो हमारा सिस्टम का क्या ग्राफ जा रहा है, हमारा सिस्टम का ग्राफ डायरेक्टली ये जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। फिर हमने अति अवमंदन अगर कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो हमारा इस तरीके का ये हो गया है। इसमें सब मिक्स है, मतलब कुल मिला के वही है कि हमने ओवर डैम्पिंग करी तो हमारा सिस्टम स्लो और लेथार्जिक हो जाएगा, और कम डैम्पिंग करेंगे तो फास्ट और सेंसिटिव रहेगा। सीधी सी बात है, लॉजिक वाली बात है कि डैम्पिंग आप कम कर रहे हो, डैम्पिंग मतलब रोक कम रहे हो। उसके बाद वोल्ट मीटर का उपयोग कर थर्माकपल क्या मापता है, वोल्ट मीटर का यूज़ करके थर्मोकपल आरएमएस वैल्यू नापता है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि मतलब आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हो कि एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हो, है ना। तो आरएमएस, एवरेज, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू नापता है। एक वोल्ट मीटर का उपयोग करके थर्मोकपल एक चीज़ होती है, वो आरएमएस वैल्यू को नापता है। उसके बाद आता है, अच्छा हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, जो हमारा छोटा है 33। तो चलो पहले 37 देख लेते हैं, फिर 33 पे आएंगे। द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज, तो सबसे अच्छी तरीके की डैम्पिंग, एफिशिएंट डैम्पिंग जो हमने अप्लाई करी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो कैसी डैम्पिंग होती है, वो हमारी एडी करंट डैम्पिंग होती है, ओके। एडी करंट की वजह से डैम्पिंग क्रिएट होती है, और ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है तो वहाँ पे लेमिनेशंस यूज़ करते हैं एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। अब देखते हैं 33 क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया है, ओके जी, विच मेजर्स अप टू 100 मिली एम्पेयर करंट। एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट को मेजर करता है, जी, जो कि 100 मिली एम्पेयर तक मेजर कर लेता है। इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर, इससे वोल्ट मीटर बनाना है, टू मेजर अप टू 100 वोल्ट्स। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को 100 मिली एम्पेयर तक मेजर कर लेती है, और हमें उससे एक वोल्ट मीटर बनाना है जो कि 100 वोल्ट को मेजर करे। अगर हम गैल्वेनोमीटर के संग एक सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ दें, ये तो केवल बनाने का तरीका है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दें गैल्वेनोमीटर के संग, तो वो एक वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट मीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्ट मीटर हो गया, और ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे बात करनी कितने उसका, तो रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज, जितने वोल्टेज का आपको चाहिए और जितनी करंट पहले से थी तो उससे निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करेंगे, आएगा 10 की पावर 3 मतलब 1000 ओम। तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे सीरीज में जी के संग, तो उससे हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बनाया जाए। उसके बाद आते हैं 38 पे कि एक ओम मीटर जो होता है वो क्या करता है, तो घूमने वाले तार का यंत्र होता है, मतलब जो इंडक्टर कॉइल होती है उसका मतलब कॉइल का यंत्र होता है। घूमने वाला तार तो यही हो गया, ओके। तो हिंदी में तो इसको चलो ठीक है, परमानेंट जो मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है ना, तो मूविंग कॉइल यंत्र होता है जो हम PMMC में लिखते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये बाद का जो MC है मूविंग कॉइल, इसकी बात कर रहा है ये ओम मीटर, एक इस तरीके का डिवाइस होता है। उसके बाद बात करते हैं डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द मूविंग सिस्टम ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज,
तो डैम्पिंग फोर्स केवल एक ठीक है ऑन द मूविंग सिस्टम पे लगता है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के। कब लगता है, मतलब ये कह रहा है कि एक इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसके मूविंग सिस्टम पे एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। मूविंग सिस्टम क्या है, पॉइंटर। इंडिकेटिंग में क्या यूज होता है, पॉइंटर। तो एक डैम्पिंग फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए। वो कब लगता है, जब वो फुल डिफ्लेक्शन के अपने करीब होता है। अगर एक पॉइंटर है, ये है पॉइंटर अपने ये फुल डिफ्लेक्शन के करीब है, तो उसको रुक जाना चाहिए ना, फिर थोड़ी उसको क्रॉस करके वापस से वो चक्कर लगा लेगा, है ना। तो फुल डिफ्लेक्शन के करीब जब वो होगा तो डैम्पिंग फोर्स लगना चाहिए ही चाहिए, वही सही चीज़ है। ये हो गया। उसके बाद 42 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पजेस्ड बाई एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पास क्या होना चाहिए, उसके पास हमारा डैम्पिंग डिवाइस होनी चाहिए, कंट्रोलिंग डिवाइस होनी चाहिए और डिफ्लेक्टिंग डिवाइस होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए, ठीक है। डैम्पिंग पॉइंटर को रोकने के लिए, ये पॉइंटर है, इसको रोकने के लिए, डिफ्लेक्टिंग इसको चलाने के लिए पॉइंटर को, और कंट्रोलिंग कितना चला रहे हैं, तीनों होने चाहिए। तो इसको हम फोर्स में भी बोलते हैं कि डैम्पिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो ये तीनों की तीनों, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग डिवाइस तीनों होनी चाहिए हमारे एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पास। उसके बाद आता है कि डैम्पिंग ऑफ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डन टू। तो डैम्पिंग किस लिए करी जाती है, वो हमसे पूछता है किस लिए करी जाती है। तो ऑसिलेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन। मतलब जब हमारे पॉइंटर फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे पहुंच गया तो ये क्या होता है, यहाँ पहुंच के ये मूव करता रहता है, ठीक है। ये थोड़ा हल्का इधर, ये ऑसिलेट जो करता है इधर उधर, उस ऑसिलेशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, डैम्पिंग चाहिए डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ओके, फिर आते हैं, ये तो सारे हो गए। अब आते हैं हम 43 पे कि थर्मोकपल एलिमेंट है, एक थर्मोकपल एलिमेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द हॉट जंक्शन इज कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हीट एनर्जी हम हॉट जंक्शन को देते हैं वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। हीट एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, किस वजह से, सीबैक इफेक्ट की वजह से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ स्टार मार्क भी किया है इसीलिए। तो क्या है कि सीबैक इफेक्ट जो है, सीबैक इफेक्ट की वजह से जो हमारा हीट एनर्जी है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो ये कन्वर्जन याद रखेंगे, ठीक है। हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो सीबैक इफेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं, पहले 41 देख लेते हैं कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, अच्छी बात है कि ऑप्शन नहीं करेक्ट है, ऊपर हमें जाना नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए, तो टॉर्क, जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो भी हाई होना चाहिए। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो। तो ये भी जब हाई होगा तो भी तभी हमारी सेंसिटिविटी हाई होगी, एक किसकी, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की। तो अभी ज़्यादातर ये MCQs किसके आ रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के ही आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 44। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कंट्रोलर आउटपुट इज 100 वोल्ट। तो कंट्रोलर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट है, एंड इज ऑब्टेन व्हेन द इनपुट एरर इज 1 वोल्ट। और वो कब मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, जब हमें इनपुट एरर 1 वोल्ट होगा तब, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कंट्रोलर आउटपुट की, 100 वोल्ट। इफ द कंट्रोलर इज वर्किंग एज 20% प्रोपोर्शन बैंड, अगर वो 20% प्रोपोर्शन बैंड पे काम कर रहा है, द एरर एंड द आउटपुट विल बी रेस्पेक्टिवली। तो हमारा कितना एरर होगा हमें वो बताना है, ठीक है। एरर और आउटपुट ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है कि कितना कितना होगा। 20% का मतलब है 20/100, ठीक है। तो वो खुद ही कह रहा है कि वर्किंग एट 20% प्रोपोर्शन बैंड, तो एरर भी हमारा यही होगा। ओके, तो 20/100 की वजह से ये हमारा क्या दे देगा, एरर का वोल्टेज हमें दे देगा 0.2 वोल्ट। ओके, ये इसने 0.2 वोल्ट दे दिया, ये तो यहीं से निकाल लिया। अब दूसरी वाली चीज़ क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है, 100 वोल्ट, तो वही हमें आउटपुट में देगा। ये कह रहा है अधिकतम मान 100 वोल्ट, और ये हमारा 20% बैंड है तो उससे पॉइंट निकला, और आउटपुट जो हाईएस्ट होगा वही हमारा आउटपुट मिलेगा। 100 वोल्ट जो इनपुट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, कंट्रोलर आउटपुट की, वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। उन्होंने बोल ही दिया कि कंट्रोलर आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी। तो इस वजह से ये आंसर 100 हो गया, और 20% की वजह से ये 20/100 0.2 वोल्ट हो गया ये एरर। नेक्स्ट देखते हैं 45। तो 45 में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर रजिस्टर R2 कौन सा है भाई, ये R2 है, बिकम्स ओपन सर्किटेड। ये ओपन सर्किटेड हो गया, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। अगर ये ओपन सर्किट हो गया ये रजिस्टर R2, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी ये हमें बताना है। ओके, तो इनका कहने का ये मतलब है कि अगर रजिस्टर R2 ओपन सर्किट हो गया तो जो धारा, मतलब करंट का जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्या कह रहे हो कि इसको आपने ओपन सर्किट कर दिया तो फिर ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट फ्लो कैसे होगी। ये तो क्या एक तरीके से बैटरी है, ये क्लोज है, ठीक है, ये ओपन नहीं क्लोज है, ये बैटरी है। अब यहाँ से अगर आपने ओपन कर दिया तो करंट फ्लो कैसे होगी, अगर फ्लो नहीं होगी
तो ये जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसके थ्रू भी हमको मिलेगा। तो क्या है कि जो वोल्टेज इसका है तो वोल्ट मीटर में भी 200 वोल्ट ही आएगा, जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है वही वोल्ट मीटर का वोल्टेज हो जाएगा, तो 200 वोल्ट ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 देखते हैं, लाइन से देखते हैं। फॉर अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ 800 वोल्ट पीक टू पीक फॉर आइडियल डायोड, ये डायोड है, आइडियल डायोड है, इसके लिए वोल्टेज जो इसका है वेव फॉर्म का वो 800 वोल्ट पीक टू पीक है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया 400 वोल्ट, और एवरेज वोल्टेज कितना हो गया उसका भी याद है, क्योंकि स्क्वायर वोल्टेज है तो डायरेक्ट 400/2 मतलब 200 वोल्ट, तो एवरेज वोल्टेज हमारे यहाँ पे लग रहा है 200 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, द वोल्टमीटर इन द गिवन फिगर विल रीड, ये जो वोल्टमीटर है पीएमएमसी टाइप का, ये क्या रीड करेगा वो हमको बताना है। ओके, तो जो इसका एवरेज वैल्यू होगी वही, देखो ये जो वोल्टेज है इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वही इस रेजिस्टेंस पे आएगी, और वही क्योंकि पैरेलल है वही इस पे आ जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस पे जो एवरेज वैल्यू आ रही है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो ये 800 वोल्ट हमें पीक टू पीक दिया है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो ये रीड करेगा, तो उसकी एवरेज वैल्यू है 200। ठीक है, पहले तो उसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि वीएम हमें निकालना है, ये पीक टू पीक वैल्यू है, फिर उसको अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, ये करके हमने किया है। उसके बाद 49 में क्या कह रहा है कि व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर एन ओपन रजिस्टर रीड, अगर एक ओम मीटर से हम एक ओपन रजिस्टर को रीड कराएंगे, एक रजिस्टर ओपन है, ठीक है, तो उसका मतलब कि इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। ओपन होने का क्या मतलब है, उससे करंट फ्लो नहीं कर सकती, तो रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनाइट हो गया। उसके बाद 50 देखते हैं कि एन एक्यूरेट एमीटर मस्ट हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक एक्यूरेट एमीटर की अगर बात करें तो उसके साथ में रेजिस्टेंस हमारा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो हमारी करंट उस एमीटर से फ्लो होगी। अरे ऑब्वियस ही बात है, ये एक एमीटर लगा है, ये रेजिस्टेंस है, अब हमारा अगर हमें इसके थ्रू ही ज़्यादा वैल्यू करंट की फ्लो करानी है तो ये रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कम से कम होना चाहिए। ओके, तो यही लॉजिक लगा है कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी तो हमारा एमीटर एक्यूरेट होगा। सब हर किसी में कुछ ना कुछ छोटा सा लॉजिक रहता है। फिर आता है कि द एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर इज डिटरमाइंड बाय द, ठीक है, एक्यूरेसी को हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन एफएसडी जो वैल्यू होती है उससे डिटरमाइन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर इज डिटरमाइंड बाय द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फुल स्केल वैल्यू या फुल स्केल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो इसी क्वेश्चन में लिखा है ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बचा है पहले तो 47, 48। अ 300 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.1%, मतलब उसकी एक्यूरेसी ±1.1% है, और 300 वोल्ट का एफएसडी वैल्यू है उसकी, ठीक है। व्हेन इट रीड्स 222 वोल्ट द एक्चुअल वोल्टेज इज, जब वो 222 वोल्ट को रीड करता है तो एक्चुअल वोल्टेज हमारा कितना होगा हमें ये बताना है। ओके, तो एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी जो वो परसेंट में देते हैं उसको हमें एक्चुअल वोल्टेज में निकालनी है कि कितनी एक्यूरेसी है। ओके, अब 1% कितने का फुल स्केल रीडिंग का, इस चीज़ को समझेंगे। 1% कितने का फुल स्केल रीडिंग का, मतलब 1% 300 का, तो 300 का 1% कितना हुआ हमारा 3, ठीक है, 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट उसकी मतलब एक्यूरेसी है प्लस माइनस, तो जो हमारी वैल्यू दी है कितनी 222 वोल्ट, 222 से 3 कम और 3 ज़्यादा, मतलब 219 और 225। तो ये इस तरीके से निकाला। पहले तो वो जो 1% है वो किसका है हमें ये पता होना चाहिए, वो 300 वोल्ट का है, तो वो कितना 3 वोल्ट, वही 3 वोल्ट प्लस किया, वही 3 वोल्ट माइनस कर दिया। उसके बाद 48 में आते हैं कि 0 से 150 वोल्ट मीटर की रेंज है, हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 1%, तो 150 क्या फुल स्केल वैल्यू, तो 1% यहाँ पे कितना हो गया 1.5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75 वोल्ट, द लिमिटिंग एरर इज, तो वोल्टेज ने कितना मतलब वोल्ट मीटर ने कितना रीड किया, इंस्ट्रूमेंट ने 75 वोल्ट को रीड किया है, तो यहाँ पे लिमिटिंग एरर कितना होगा हमको ये बताना है। तो ये तो टेक्निकल चीज़ हो गई, ये इस सब में जाना है, ठीक है। इससे अच्छा मैं बताता हूँ आसानी से समझने वाली चीज़। देखो वो कह रहा है कि 1% आपका एक्यूरेसी है, मतलब एरर की रेंज वही है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि 1% आपका प्लस ज़्यादा हो सकता है और सही कम हो सकता है, मतलब एरर है 1% का, मतलब जो वैल्यू आएगी उसमें 1% का एरर हो सकता है। 1% कितना निकला 1.5। अब तुम ये बताओ कि यही 1.5 इस 75 का कितना होगा, तो 1.5 अगर 75 में निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। तो यही 2% हमारा लिमिटिंग एरर आ गया। मतलब कहने का मतलब वही है कि अगर आपका 1% एरर है एक्चुअल फुल स्केल वैल्यू पे, तो जिस वैल्यू पे आप निकालना चाह रहे हो तो उस पर 2% आ सकता है। मतलब जैसा ऊपर क्वेश्चन में था ना ये कि 225 और 219 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा 75 प्लस माइनस आपका 1.5 वोल्ट, तो 76.5 हो सकता है और 70 आपका 3.5 हो सकता है।
अब ये जो इसमें प्लस माइनस 1.5 घटा है, तो ये जो 1.5 वोल्ट है ये 75 के कंपैरिजन में कितना है, तो ये 2% है, तो 2% यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी देखो उनने भी वही किया कि 1% ऑफ 150 1.5 वोल्ट है, और 75 के लिए लिमिटिंग एरर क्या होगा, ये देखो ये जो इन्होंने लिखा है ये वही चीज़ है, देखो ये 1.5 है और इसमें ये 75 डिनोमिनेटर बन जाएगा 75 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिटिंग एरर क्या आ गया 1.5/75 इंटू 100, वो कुल मिला के वही तरीका है जैसे मैंने बताया, ठीक है 2% आ गया। उसके बाद आते हैं कि केवल दिष्ट धारा के मापन के लिए कौन सा मीटर उपकरण उपयुक्त है, तो हमारा डीसी को मेजर, दिष्ट धारा मतलब डीसी को मेजर करने के लिए परमानेंट मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, तो ये भी अच्छा एमसीक्यू है। यहाँ पे क्या है डायरेक्ट रिलेशन दिया है, डीसी का रिलेशन है पीएमएमसी से, डीसी की वैल्यू अगर आपको नापनी है किसी चीज़ की तो आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। ओके नेक्स्ट चलते हैं 52 पे, द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इन अ वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल एक वोल्ट मीटर के अंदर कैसे जुड़ा होता है, ठीक है सीरीज में जुड़ा होता है, तो ये याद रखेंगे दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है कि एक परिशुद्ध एम मीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, मतलब एक शुद्ध एम मीटर, मतलब एम मीटर है और शुद्ध तरीके का, तो उसके लिए प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो बहुत निम्न होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लो वैल्यू होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर देखा है कि जो रेजिस्टेंस एक एम मीटर के सीरीज में लगा होता है तो उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो। उसके बाद आता है कि एन एम मीटर रेजर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो हमारा एक एब्सोल्यूट या प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर। उसी सेकेंडरी में हमारे 3 उसके टाइप आ जाते हैं, ठीक है डिफ्लेक्शन, रिकॉर्डिंग, ये सब आ जाता है, इंटीग्रेटिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक धारा मापी को एक वोल्ट मापी में, मतलब एक एम मीटर को एक वोल्ट मीटर में डैश द्वारा परिवर्तित किया जाता है। धारा मापी मतलब वही जो ऊपर एक क्वेश्चन था कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं, और उस क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछी थी कि कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी, वो क्वेश्चन हमने वहीं पे देख लिया था कि गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में एक रजिस्टेंस जोड़ दे जो कि हाई वैल्यू का रजिस्टेंस हो, तो वो हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, बीच में सीरीज में एक हाई वैल्यू का अगर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है 54 की मेजरिंग रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग, मेजरिंग रेंज एक वोल्ट मीटर की कैसे बढ़ाई जा सकती है, हाई सीरीज रेजिस्टेंस को जोड़ के। और एम देखो वोल्ट मीटर की अगर हमने एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का जोड़ दिया सीरीज में, और ये सीरीज है, और एक हमारा एम मीटर की कैसे बढ़ाई जा सकती है, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ के जो कि पैरेलल में जुड़ना चाहिए, ठीक है दोनों का अपोजिट है, वैल्यू भी अपोजिट है हाई लो, और सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी हमारा अपोजिट ही है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है 55 की एक वोल्ट मीटर का उपयोग थर्मोकपल क्या नापता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि वोल्ट मीटर का उपयोग करके एक थर्मोकपल हमारा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट आते हैं जो कि है 59। ओके यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 माइक्रो एम्पेयर का एम्पीटर हमने यूज़ किया है, हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, एक 100 माइक्रो एम्पेयर का एमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम। फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज टू मेजर 500 माइक्रो एम्पेयर, मतलब 5 गुना उसकी मेजरिंग रेंज को हमें बढ़ाना है, तो उसके संग शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। ओके तो शंट मतलब पैरेलल में, अच्छा ये हमने पहले ही देखा है कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आपको उसके संग एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा, वो भी लो वैल्यू का, तो वो वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी वैल्यू का हमें एक शंट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे गुणांक शक्ति, मतलब I/IM का रेशियो कि कितना वैल्यू वो मेजर हमें, मतलब कितना एक्स्ट्रा मेजर कराना है, उसको हमने स्मॉल m से बोला है। तो 500 माइक्रो एम्पेयर हमें मेजर करवाना है, पहले वो कर रहा था 100 माइक्रो एम्पेयर, मतलब 5 गुना हमें मेजर कराना है। तो ये जो m वैल्यू है मतलब कितने टाइम्स, m टाइम्स मेजर कराना है, तो ये निकालना ज़रूरी है। जब ये निकालिए तो हमारा फॉर्मूला लगता है कि RS = RM, ठीक है शंट रेजिस्टेंस जो है वो RM/m-1। तो देखो जितना हमारा उसका खुद का रेजिस्टेंस है 100 और हमारा 5-1 m-1 जितने 5 गुना कराना है तो 5-1 4, तो ये हमारा 25 दे रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है मतलब फॉर्मूला है वो हमारा ये है RS = RM/m-1। ओके m तो निकालना आसान है, वो हमने देख लिया, इसको हिंदी में गुणांक शक्ति बोलेंगे, तो m हमने निकाल लिया, तो RS = RM/n-1 मतलब 100/5-1 100/4 मतलब 25 ओम का हमें रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है कि मल्टीमीटर क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कि मल्टीमीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर प्लस
एम मीटर प्लस ओम मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी चाहिए, एम मीटर भी चाहिए और ओम मीटर भी चाहिए। तो वो मल्टी मीटर होता है जो कि सारे काम कर सकता है, आपको रेजिस्टेंस मेजर करके देगा, आपको करंट मेजर करके देगा, आपको वोल्टेज मेजर करके देगा। उसके बाद आता है 63, अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू अ डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, एक आपका कैसा है नल टाइप, एक डिफ्लेक्टिंग टाइप हैज़। तो नल टाइप के पास क्या होता है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू हाई कैपेसिटी, ठीक है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी जो होती है वो हमारी डिफ्लेक्टिंग टाइप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। उसके बाद पीएमएमसी की बात कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि द सेंसिटिविटी ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज 10 K पर वोल्ट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन अ रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर विद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द सेंसिटिविटी विल बी। अगर वही कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं इसी को, तो पहले तो सेंसिटिविटी 10 K पर वोल्ट है। अब हमारा जब इसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफायर टाइप इस वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं विद हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तब हमारी कितनी होगी सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी में चेंज क्या आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं आप उसी वोल्टमीटर को, पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो जो आपका सेंसिटिविटी होगी वो आपकी 0.5 टाइम्स SDC होगी जो पहले थी। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कर रहे हैं तो 0.9 टाइम्स होगी, मतलब उसका 2 गुना हो जाएगा, 0.45 का 2 गुना 0.9, तो 0.45 और पहले कितनी थी 10, मतलब क्या हो गई 4.5 बचेगी केवल, तो 4.51 और ये वही है कि K प्लस K पर वोल्ट, किलो या जो भी यूनिट है पर वोल्ट, तो 4.5 बची। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है, और फुल वेव रेक्टिफायर की हो रही है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है, तो 0.45 टाइम्स और 0.9 टाइम्स सेंसिटिविटी। उसके बाद बात करते हैं 64 की, अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट मतलब PMMC, ओके, PM और फिर से M और C कैन बी यूज एज अ फ्लक्स मीटर। इसको हम एज अ फ्लक्स मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब ये हमें बताना है। तो बाय एलिमिनेटिंग द कंट्रोल स्प्रिंग्स, कंट्रोल स्प्रिंग्स को हटा के हम इसको एज अ फ्लक्स मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूँ तो PMMC इंस्ट्रूमेंट माइनस आपका कंट्रोल स्प्रिंग, अगर इसमें से घटा दी कंट्रोल स्प्रिंग्स तो इसे हम एज अ फ्लक्स मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखने वाली, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस याद रखने वाली बात है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट से अगर कंट्रोल स्प्रिंग हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो फ्लक्स मीटर की तरह काम करेगा। उसके बाद 65 पे आते हैं कि व्हेन द DC वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पोलरिटीज रिवर्स, मतलब उसकी जो पोलरिटीज DC वोल्ट मीटर की हैं उनको रिवर्स कर दें तो क्या होगा, द पॉइंटर डिफ्लेक्स डाउन स्केल। तो दो तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, एक अप स्केल जो कि नॉर्मली करता है, अगर उसकी पोलरिटी को रिवर्स कर देंगे तो वो डाउन स्केल में डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, उल्टा डिफ्लेक्शन देगा। फिर आता है कि एम मीटर को हमेशा, क्योंकि करंट एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहती है, और हमें एम मीटर के जोड़ने का ये मतलब थोड़ी है कि हमें करंट को डिस्टर्ब करना है। जो करंट उस, मतलब ये एक सर्किट है इसमें फ्लो हो रही है, वही करंट हमें भी मिले, तो इसलिए हमेशा एम मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आता है एक और 62, तो नेक्स्ट देखते हैं 62। यहाँ पे क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 2000 ओम, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सर्किट इट्स पावर कंजप्शन इज 2 मिलीवॉट, ठीक है, पावर कंजप्शन इतना है, रेजिस्टेंस इतना है। सपोज दिस वोल्ट मीटर इज रिप्लेस बाई अ वोल्ट मीटर ऑफ 4000 रेजिस्टेंस। अगर इसी वोल्ट मीटर को एक 4000 रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर से हम रिप्लेस कर दें तो हमारा कितना पावर कंजप्शन होगा, ये पूछ रहा है वो। ओके, तो पावर कंजप्शन इजकल टू V²/R, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, पहले हम V निकालेंगे, तो P हमें पता है 2 मिलीवॉट, ठीक है, ये 2 मिलीवॉट, रेजिस्टेंस 2000, इसका यूज़ करके हम निकालेंगे V, तो V हमारा आया 2 वोल्ट, V² 4 वोल्ट, V आया 2 वोल्ट। अब दूसरे में हमें पावर निकालनी है और वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा 2 वोल्ट। अब ये 4000, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 मिलीवॉट हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अगर 2000 था तो वो 2 मिलीवॉट दे रहा था, और अगर 4000 रेजिस्टेंस किया तो पावर आधी हो गई। वो हमको वैसे भी दिख रहा है यहाँ से कि P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। नेक्स्ट आते हैं 67 पे कि PMMC डी आर्सोनवल, जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट होता है, PMMC को डी आर्सोनवल या आर्सोन जो भी है इज़ यूज फॉर, कहते हैं इज़ यूज फॉर DC वोल्टेज के लिए। तो ये D से DC याद रखेंगे। ओके, PMMC इंस्ट्रूमेंट जो डी आर्सोनवल है तो वो DC वोल्टेज के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद आते हैं
क्वेश्चन पहले 69 पे कि अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्सिव टाइप आर टाइप्स ऑफ, तो दो टाइप है अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव, ये किसके टाइप है? तो ये हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के टाइप हैं। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की कि इन द ब्रिज नेटवर्क गिवन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, इस ब्रिज में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, परफेक्ट बैलेंस ब्रिज है। ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, तो 20 × 5, ओके। ये 5 ओम है, ये 20 ओम है, ये भी इसके इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये हमारा परफेक्टली बैलेंस ब्रिज है और इसके बीच में ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो उसमें कोई वोल्टेज नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 0 हो गया। तो ये यही व्हीट स्टोन ब्रिज का रिलेशन होता है P/Q = R/S। तो ये हमें हमेशा इसी तरीके से चेक करना है। जो अपोजिट आर्म्स के जो हमारे वो हैं, मतलब एक ये आर्म और एक ये आर्म, इसी तरीके से एक ये आर्म और एक ये आर्म, इनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंसेस का, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा हमारा, ओके। फिर आता है नेक्स्ट 71 कि इन एन एनालॉग मल्टीमीटर ओम स्केल इज, एक एनालॉग मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं। देखो मल्टीमीटर क्या होता है? वो वोल्ट मीटर भी होता है, एम मीटर भी होता है, ओम मीटर भी होता है। उसका जो ओम स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है और इन रिवर्स होता है करंट स्केल, और करंट स्केल के रिवर्स होता है। तो ये याद रखना है कि एक तो नॉन लीनियर टाइप का होता है एनालॉग मल्टीमीटर की अगर बात करें तो उसका ओम स्केल, और वो करंट स्केल के उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। देखो बाकी हो गए, अब हमारा बचा क्या? बचा 68 में क्या कह रहा है? अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये जो PMMC पढ़ते हैं इसी टाइप का, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम एंड अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.1 एम्पियर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 15 एम्पियर रेंज। तो इसको हमें 0 से 15 एम्पियर रेंज में कन्वर्ट करना है। तो शंट में जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना लगेगा वो हमें बताना है। देखो 15 एम्पियर मतलब फुल स्केल, और शुरू में 0.1 एम्पियर था। तो इसी तरीके का क्वेश्चन में पीछे भी किया, हमें निकालना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, शक्ति गुणांक। तो एम हमारा क्या होगा? स्मॉल m I/IM, मतलब जितनी हमें फ्यूचर में फाइनल करंट रीड करनी है अपन जितनी वो कर रहा है, तो 150 आ गया। तो 150 गुना मतलब हमें बढ़ाना है करंट की वैल्यू। अब यहाँ पे RS जो शंट में मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको निकालने के लिए हमारा RM जो उसका खुद का रेजिस्टेंस है पहले से अपॉन M-1। अब ये दो क्वेश्चन हो गए उसी तरीके के, तो अब ये याद हो जाना चाहिए। तो RM अपॉन M-1, तो 0.6 अपॉन 150 -1 मतलब 0.6 अपॉन 149, जो कि जो भी वैल्यू देगा ये 0.004 ओम का रेजिस्टेंस हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो वो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 पे।